हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ कक्षा 10 विज्ञान का एक नया वीडियो लेकर, जिसमें अपना टॉपिक है अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अर्थात उनमें H प्लस और OH जो माइनस आयन है उनकी सांद्रता कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। ये जो स्केल होती है इसको हम pH स्केल बोलते हैं। ये रसायन विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्व की है। तो चलिए देखते हैं pH स्केल होती क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है, या फिर अम्ल कौन सा होता है जो H प्लस आयन देता है, क्षारक हमेशा OH माइनस आयन देता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, या फिर बात करें जो जितनी ज़्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, या जो जितने ज़्यादा OH माइनस आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल क्षारक होगा। दुर्बल के रूप में आप इसका उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ हम pH स्केल के बारे में बात करेंगे। pH स्केल होती क्या है? वैसे pH स्केल को अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और लॉग के रूप में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता का ऋणात्मक रूप को हम pH बोलते हैं। हिंदी में उसको पूषांश कहते हैं। यहाँ pH में p का जो सूचक है वह पूषांश, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर या फिर शक्ति। तो pH के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। जो pH स्केल होती है उसमें ये जो 7 नंबर दिखा रखे हैं आपको, ये प्रदर्शित करता है उदासीन को। और इधर देखिए आप लोग, जो बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति है, और इधर आप देख सकते हैं बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति है। तो जैसे ही हम 7 से नीचे आएंगे, जो H प्लस की जो सांद्रता है वो हमारी बढ़ती जाएगी, H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे ही हम 7 से ऊपर जाएंगे, H प्लस आयन की सांद्रता है वो कम होती जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम शून्य की तरफ बढ़ेंगे, जो अम्ल है वो प्रबल होता जाएगा, और जैसे जैसे हम 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो अम्ल है वो दुर्बल होता जाएगा। देख लेते हैं। जो pH स्केल होती है हमारी, उसमें किसी भी उदासीन विलयन का जो pH होता है वो 7 होता है। pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से यदि कम है तो वो अम्लीय होगा, और यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ये जो चित्र दे रखा है इसमें H प्लस एक्वस एवं OH प्लस एक्वस, इसका मतलब है जो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो किसमें? विलयन में। एक्वस का मतलब है विलयन, और OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो विलयन में, और उसका परिवर्तन हम यहाँ pH स्केल के ऊपर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। ये एक सारणी दे रखी है, तो उसमें pH का जो मान है अम्लीय क्षारीय उसकी हमको जांच करनी है। जैसे खाना खाने से पहले, और लार का जो pH होता है वो खाना खाने से पहले और उसके बाद में। नींबू के रस के pH, जो रंग रहित वातित पेय जो होते हैं, पेय पदार्थ, उनका pH कितना होता है, कॉफ़ी का pH कितना होता है, टमाटर के रस का pH कितना होता है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम और दे रखा है, उसमें देखिए आप, ये उदासीन बिंदु दे रखा है कितना? 7। उसके बाद में 7 से लेके 14 तक सांद्रता इधर बढ़ रही है, और 7 से लेके 0 तक वापस इधर कम हो रही है। तो इसमें ऊपर जो आपने नाम देखे थे उन सभी का pH आपको दिखाया गया है। यहाँ हम बात करते हैं जठर रस की।
जठर रस होता है अपनी आहार नाल में, उसका पीएच होता है 1.2, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, जिसको हम सामान्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl बोलते हैं। जो आमाशय की जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है उसके द्वारा HCl का स्रावन किया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद में नींबू का रस आता है, उसका पीएच हमको 2.2। उसके बाद में शुद्ध जल, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने लायक चीज़ है। शुद्ध जल का जो पीएच है वो 7 होता है। इसका मतलब शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। शुद्ध जल में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। उसके बाद में बात करें तो रक्त जो दे रखा है उसका पीएच होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच हम 10 दर्शाते हैं। उसके बाद में सबसे जो प्रबल क्षारक होता है रसायन विज्ञान में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको बोलते हैं, उसका पीएच सबसे ज़्यादा 14 होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण यौगिकों के पीएच जो हमें दैनिक जीवन में काम आते हैं। उसके बाद में अम्ल और क्षारक की जो शक्ति होती है, अर्थात पीएच के बारे में बात हो रही है यहाँ, तो H+ और OH जो माइनस आयन होती है उसकी संख्या पर निर्भर करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले। यदि हम समान सांद्रता के HCl और एसिटिक अम्ल लें, जैसे 1 मोलर विलियन ले लेते हैं और उसमें समान सांद्रता का HCl और एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं कि कौन सा जो अम्ल लिया है हमने वो ज़्यादा प्रबल होगा या दुर्बल होगा। तो इसका जो निर्धारण है वो H+ आयन के साथ में किया जाएगा। सामान्यतः जो HCl होता है वो प्रबल अम्ल होता है और जो एसिटिक अम्ल होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। उसके बाद में उदाहरण, दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है उसके बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम पौधों की। तो जो पौधे हैं हमारे और पशु हैं वो पीएच के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। हमारा जो शरीर है वो 7 से लेके 7.8 जो पीएच परास होती है उसके बीच में ही कार्य करता है। अर्थात हमारा जो कार्यशैली है इस परास के बीच में तो नॉर्मल रहेगी, और यदि इससे आगे पीएच की परास जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसके बाद में जो वर्षा का जल है उसकी पीएच का मान 5.6 से जब कम हो जाता है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपने सुना होगा कि जब प्रदूषण अधिक हो जाता है तो SO2, कौन सी गैस का नाम ले रहा हूँ मैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होती है, CO2 होती है, ये गैसें वायुमंडल में जाके अपने अपने अम्लों का निर्माण कर लेती है। जैसे SO2 कौन सा अम्ल बनाएगी, सल्फ्यूरस अम्ल। CO2 कैसा अम्ल बनाएगी, जो HCO3 होता है कार्बनिक अम्ल, वो बनाएगी। और एक गैस और होती है अपनी NO2। NO2 जो होती है वो HNO3 बना लेगी। तो जब ये अम्ल वर्षा के साथ ज़मीन पर आएंगे तो इसको हम अम्ल वर्षा कहेंगे। ये जो अम्ल वर्षा होती है ये जो जीवधारी होते हैं, जलीय जीवधारी, उनके लिए नुकसानदायक रहती है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में ये बता रखा है कि शुक्र जो ग्रह होता है, विनस जिसको बोलते हैं, उसमें जो मोटे श्वेत बादल पाए जाते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बने रहते हैं। ये जानकारी है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मिट्टी होती है उसका पीएच
कैसे पौधों को प्रभावित करता है। तो अच्छी जो उपज होती है उसके लिए जो पीएच की एक विशिष्ट परास होती है वो निश्चित होती है। जो किसान होते हैं अपने, वो अपनी खेत की मिट्टी जो लेबोरेटरी होती है वहाँ लेके जाते हैं और उसके पीएच की जांच करवाते हैं। यदि पीएच ज़्यादा है तो क्षारीय पदार्थ डाल के उसको कम करते हैं और जिससे जो पैदावार होती है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा उनको मिलता है। आगे चलते हैं। ये जो क्रियाकलाप है, ये जो अपना खेत है उसकी मिट्टी है, उसकी जो अम्लीयता है उसकी जांच के लिए है। इसको लिए हम देखते हैं कि एक परख नली में 2 ग्राम मिट्टी लेकर 5 ml जो जल है उसमें मिला लेते हैं। फिर परख नली जो है उसको छानकर जो मिट्टी है उसमें छान लेते हैं। उसके बाद में जो सूचक होता है हमारा, सूचक के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अम्ल को और क्षार को निर्धारित करने के लिए जो सूचक काम में आते हैं हमारे, उनकी बात हो रही है यहाँ। लाल और नीले रंग की जो पट्टियाँ होती है, तो उनकी सहायता से ये जो मिट्टी हमने मिलाई बगीचे की या खेत की, और फिर इसका जो पानी बचा परख नली में हमारे पास, उसको सूचक की पट्टी के ऊपर डाल के देखेंगे और उसकी अम्लीयता का निर्धारण हम करेंगे। उसके बाद में जो उपचार होगा, यदि ज़्यादा अम्लीय होगी तो उसको क्षारीय कर लेंगे जो फसल के लिए उपयुक्त होगी। उसके बाद में जो हमारा पाचन तंत्र है उसके लिए भी पीएच का बहुत महत्व है। जो हमारी हार नाल होती है, आमाशय होता है, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसकी मैंने पहले बात करी थी HCl वो पाया जाता है। जो भोजन के साथ कीटाणु जाते हैं हमारे आमाशय में, ये HCl उनको नष्ट करने का कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है कि अपच की स्थिति में हमारा जो पेट है वो ज़्यादा मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है, जिससे हमको पेट में दर्द या जलन का अनुभव होता है। तो इसको हम सामान्यतया एसिडिटी भी बोल देते हैं। तो इसका उपचार हमको क्या करना पड़ता है, अम्ल की मात्रा पेट में वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको क्षार मिलाकर या फिर प्रति अम्ल मिलाकर, एंटा एसिड जिसको बोलेंगे, प्रति अम्ल मिलाकर उसको उदासीन किया जाता है। यहाँ पर एक प्रति अम्ल का उदाहरण दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, उसके उपचार किया जाता है। उसके बाद में पीएच परिवर्तन के कारण जो अपने दांत हैं, अपने दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे कठोर भाग जो माना जाता है शरीर का, इनेमल जिसको बोलते हैं, पीएच में परिवर्तन के कारण जो इनेमल है वो घुल जाता है